आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजने के मायने हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि डीडी न्यूज पर रात 10 बजे अब से आपका पसंदीदा टेलीविजन डिबेट शो दो टूक प्रसारित हो रहा है। पहले शो 9 बजे आता था, लेकिन अब नोट कर लीजिए, अब इस शो का समय बदल गया है। और एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि वक्त बदला है पर तेवर नहीं बदले। जी हां, दो टूक के तेवर वही हैं और दो टूक की रफ्तार और दो टूक की धार वही है। हमेशा की तरह हम फेक और झूठ की जो खबरें होती हैं, जो झूठे नैरेटिव होते हैं, हम उनको लगातार एक्सपोज करते रहेंगे और आप तक सच पहुंचाते रहेंगे बिना किसी रोक टोक के। दो टूक कहेंगे, ठोक के कहेंगे। आज एक बार फिर दो टूक में वो विषय जिसको लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, और दो टूक में इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ हम देंगे। आपके तमाम सवालों का जवाब यहां मिलेगा। और बड़ी बात जानते हैं क्या है? बड़ी बात जो है, इस खबर की मैं शुरुआत करूं उससे पहले यह बता दूं, आज संसद भवन में आपने राहुल गांधी को सुना होगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए कहा कि हम जो है, हमारे पास ऐसी ऐसी जानकारियां हैं कि वो जो है वो बम होगा, हमारे पास एटम बम है और हम एटम बम फोड़ेंगे। लेकिन आज एटम बम राहुल गांधी ने तो नहीं फोड़ा। उन्होंने कई बार कहा है कि हमारे पास फैक्ट्स हैं, हमारे पास ये है वो है, लेकिन अभी तो उन्होंने कोई बम नहीं फोड़ा। लेकिन आज बम जो है, मालेगांव को लेकर कल जो एक बड़ा फैसला आया था मुंबई कोर्ट का, आज उस मामले में एक बम फूटा। और वो बम क्या था? वो बम दरअसल एटीएस के एक पूर्व अधिकारी, और वो पूर्व अधिकारी वो जो है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया। एटीएस के उस पूर्व अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में मुझे ये कहा गया था कि मैं आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को गिरफ्तार करूं और भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी, जो फेक जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, उस फेक नैरेटिव में वो जो फेक भगवा आतंकवाद, जो सैफरन टेरर का जो पूरा मामला था, उस मामले में संघ प्रमुख को गिरफ्तार करूं और आरएसएस जैसे संगठन को भगवा आतंकवाद के मामले में उनको फ्रेम किया जाए। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, और यह खबर ऐसे समय में आई है जब आरएसएस इस साल 100 साल अपने पूरे कर रहा है। और ऐसे में इस पूरे मामले में जो खुलासे हुए हैं, उन खुलासों पर हम दो टूक करेंगे। आज ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर आरएसएस क्यों निशाने पर था। उस वक्त की तत्कालीन सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, यूपीए सरकार है, उसके निशाने पर आरएसएस क्यों था। आज ये भी जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जो पूरी थ्योरी है, ये थ्योरी क्यों है, भगवा आतंकवाद का पूरा मामला क्या है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारा आज का जो शीर्षक है, भगवा आतंक बहाना, आरएसएस निशाना। दरअसल भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी गढ़ी गई थी, उसमें हिंदुओं को बाकायदा उनको बदनाम करना, हिंदुओं को शर्मिंदगी का एहसास कराना तो था ही, लेकिन एक निशाना आरएसएस था, आरएसएस निशाना था। तो आज का हमारा शीर्षक, भगवा आतंक बहाना, आरएसएस निशाना। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा पर आगे बढ़े उससे पहले इस खबर को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस खबर के मुख्य बिंदु जो हैं, वो खबरधार में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल इस खबर की रफ्तार क्या है और इस खबर की धार क्या है। इसको समझिए खबरधार में। इस बात को समझिए कि जैसे एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर के बयान से क्या आप अचंभित है? सवाल मैं आपके सामने खड़ा कर रहा हूं, क्या आप अचंभित हैं? लेकिन वास्तव में इसमें अचंभे जैसी कोई बात नहीं है। जो उन्होंने कहा, इसमें अचंभित होने जैसी कोई बात नहीं है। आरएसएस का हिंदुओं की आवाज बनना कांग्रेस की सूडो सेकुलर नीतियों के लिए आज से नहीं, हमेशा से बाधा रहा है। इसलिए आरएसएस से कांग्रेस की नफरत आज की नहीं, बल्कि बहुत पुरानी है। आजादी के बाद से जो है नफरत है। कांग्रेस की सरकारों ने 3 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया, 3 बार यह प्रतिबंध लगाया, पर हर बार आरएसएस पर लगे जो आरोप हैं वो अदालतों में औंधे मुंह गिरे और इस प्रतिबंध को हटाना पड़ा। सोनिया और राहुल गांधी की कांग्रेस में आरएसएस से नफरत इस वक्त अगर कहेंगे तो अपने पूरे चरम पर है। कैसे चरम पर है? दरअसल सोनिया और राहुल गांधी जो है वो आरएसएस को हिंदुत्व का ध्वजवाहक मानते हैं। वो मानते हैं कि हिंदुत्व का ध्वजवाहक आरएसएस है, और राहुल गांधी हिंदुओं को और आरएसएस को
कई बार हिंसक कह चुके हैं। वो आरएसएस को भी हिंसक कह चुका है, हिंदुओं को भी कह चुके हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। तो ये नफरत जो है, ये नफरत कहां तक जारी है, इसको समझिए। और इसी तरह से राहुल ने हिंदू संगठनों को एलईटी जैसे आतंकी संगठनों से ज्यादा खतरनाक बताया था। विकीलीक्स के खुलासे में यह बात सामने हो गई। तो इसीलिए भगवा आतंकवाद और मोहन भागवत को उठाने की साजिश क्या इसी नफरत का नतीजा तो नहीं जो नेहरू से लेकर सोनिया और राहुल की कांग्रेस में लगातार बनी हुई है? आज इस पर दो टूक करेंगे और तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ मैं इसको लेकर के तमाम खुलासे करूंगा। इससे पहले कि शुरू करें, इस पूरे मामले में जो एटीएस के पूर्व अधिकारी थे उनका बयान सुनिए और इस पर जो रिएक्शन है उन रिएक्शंस को सुनिए और फिर आज भी दो टूक में आज की बड़ी बहस को शुरू करेंगे। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे। उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। महबूब मुजव्वर बार बार अपने कथन में कहते हैं कि झूठे आरोप लगाकर मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात कही, झूठे मनगढ़ंत कहानी बनाकर। अरे एटीएस की कार्रवाई तो 2008 से चल रही है और आप आज बता रहे हैं, ये तो ध्यान भटकाने की सिवा क्या है? हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। तेरी जबान किसने बंद रखी थी क्या? आज बीजेपी का बन गया तू? किसी का भी बात बंद, ना बीजेपी का बंद, ना कांग्रेस का बंद, सच्चाई का बंद। सत्य क्या है वो बोलो। महबूब मुजव्वर ने बोला है कि कैसे, जैसे कोर्ट ने भी बताया कि फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस, प्लांटिंग ऑफ एविडेंस किया गया, कैसे निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। अब कांग्रेस पार्टी बताए कि इस प्रकार का प्रपंच क्यों रचा जा रहा है। तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था वो क्या, किस लिए था? क्या मतलब उस इन्वेस्टिगेशन में कोई दम नहीं थी क्या? जो प्रोसिक्यूशन था, जिसने प्रोसिक्यूट किया, उसने बिना सबूत देखे प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया। रहस्योद्घाटन है कि उनके ऊपर में दबाव डाला गया कि मोहन भागवत जी को भी इसमें फंसाया जाए। तो कांग्रेस किस किस प्रकार के घिनौने षड्यंत्र करती है। अब ये कांग्रेस बेनकाब हो गई है, बेआबरू हो गई है। तो चलिए, आपने इस पर लेकर तमाम बयान सुने और इसी पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज जो हमारी चर्चा है, भगवा आतंकवाद बहाना, आरएसएस निशाना, और आखिर भगवा और आरएसएस में ऐसी क्या समानताएं हैं कि ये दोनों आजादी के बाद से लेकर आज तक
लगातार कांग्रेस के निशाने पर हैं। इन्हीं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान आज जो हैं इस डिबेट में जुड़ेंगे। चारों मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ तोहिन सिन्हा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तोहिन सिन्हा। मेरे साथ निखिल जैन जुड़ चुके हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं निखिल जैन। प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ पर भी इन्होंने काफ़ी जानकारी रखते हैं। ऋषि शंकर मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। ऋषि शंकर मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। हमेशा की तरह आज इस डिबेट में जो आज का बड़ा सवाल है और जो मुद्दा है उसको लेकर तोहिन सिन्हा और निखिल जैन, मैं दोनों को शुरुआत में 2-2 मिनट दूंगा बिना किसी रोक टोक के। 2-2 मिनट में आप अपनी बात रखिए, उसके बाद आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। निखिल जैन, मेरा पहला सवाल, आज का ये खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा, भगवा आतंकवाद की थ्योरी कल जो है वो औंधे मुंह गिरी थी और अब जो है ये बात सामने आई है कि दरअसल सिर्फ भगवा आतंकवाद का जो है नैरेटिव गढ़ना नहीं, बल्कि संघ को, आरएसएस को फंसाना आतंकी हमलों में, ये भी एक बड़ी साजिश थी। डॉक्टर मोहन भागवत को उठाना इस साजिश को साफ करता है, उठाने की कोशिश करना। अशोक जी, देखिए कि तथ्य क्या है। 2006 में बंबई में एक ट्रेन में ब्लास्ट होता है, बहुत लोग मारे जाते हैं, 12 आरोपी एनआईए पकड़ती है, महाराष्ट्र की एटीएस पकड़ती है, ट्रायल हाईकोर्ट की जजमेंट आती है, वो 12 के 12 एक्विट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं करी या प्रोसिक्यूशन ने काम ढंग से नहीं करा। 2008 में मालेगांव में एक मस्जिद में ब्लास्ट होता है, 6 लोग मारे जाते हैं, 100 लोग जख्मी होते हैं, काफी लोग पकड़े जाते हैं, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में एक्विट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हुआ या फिर प्रोसिक्यूशन ढंग से नहीं हुआ। लेकिन पहली जो जजमेंट थी उसके अगेंस्ट तो महाराष्ट्र सरकार को, भाजपा सरकार को 3 दिन लगे सुप्रीम कोर्ट जाने में, और इस जजमेंट पे कह रहे हैं देखिए बरी हो गए, कितनी अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मैं सवाल सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्यों आप सरकार में रह रहे हैं 11 साल से, क्यों आपने ढंग से प्रोसिक्यूट नहीं कर पाए? क्या उन ट्रेन ब्लास्ट में जो लोग मरे उन्हें किसी ने नहीं मारा? क्या वो मस्जिद में जो लोग मरे उन्हें किसी ने नहीं मारा? ठीक है, अगर इन लोगों ने गुनाह नहीं करा, इन्हें ट्रायल कोर्ट ने एक्विट करा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुनाह करा किसने? असली आतंकवादी कहां है? सवाल ये है सबसे बड़ा। रही बात दूसरी की, जो आज एक बयान आया है किसी पूर्व एटीएस अधिकारी का, जो कह रहे हैं कि मुझे मोहन भागवत को अरेस्ट करने के लिए कहा गया। किसने कहा? परमवीर सिंह, जो आज भी भाग दौड़ रहे हैं, बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। कैसे कहा? आरएसएस के चीफ को एक रिवॉल्वर लेके जाओ और नागपुर से अरेस्ट कर लो। अरे भाई साहब, आरएसएस का चीफ है या कोई गली का गुंडा है जो आप एक रिवॉल्वर लेके उन्हें अरेस्ट कर लेंगे? आरएसएस के चीफ को अगर सरकार दबाव बनाना भी चाहती थी, अरेस्ट करवाना भी चाहती थी, तो क्या पूरे कंटिंजेंट नहीं भेजे जाते थे? अशोक जी, आप तो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जानते हैं कि किसी भी बड़े राजनीतिक या सामाजिक नेता को अगर सरकार को अरेस्ट करना होता है, चाहे कोर्ट के ऑर्डर से या विदाउट कोर्ट ऑर्डर, बहुत फोर्स लगती है। एक इंस्पेक्टर को बंदूक लेकर नहीं भेजा जाता। कहां थे ये व्यक्ति 18 साल से? पिछले 11 साल से तो मोदी जी की सरकार है, चलिए मान लेते हैं, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, बहुत दबाव था, डर था। अब 11 साल में तो कोई डर नहीं था। क्यों नहीं? लेकिन जिस दिन ये जजमेंट आई कोर्ट के, उसके अगले दिन ये आके ये बोलने लग गए। बात यह है, सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है कि कैसे घटिया प्रोसिक्यूशन का केस मालेगांव मॉस्क ब्लास्ट में हुआ और उससे पहले मुंबई ट्रेन ब्लास्ट। ओके निखिल जी, आपका 2 मिनट पूरे हुए। अब मैं डिबेट को पहले तोहिन जी का बयान ले लेता हूं, उसके बाद वो अपनी बात रखेंगे, फिर इस डिबेट को मैं ओपन करूंगा। लेकिन एक फैक्ट आपने जो कहा, मैं उसमें थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं, क्योंकि आपने पूरे बयान में एक जो चीज़ थी वो फैक्चुअली थोड़ा सा गलत थी। उस महबूब मुजावर ने क्या कहा? उसने कहा मुझे रिवॉल्वर दी गई, मेरे साथ 10 लोग दिए गए, 10 लोग। उसने कहा मुझे 10 लोगों की टीम दी गई, मुझे जो कंटिजेंसी अलाउंस होता है उसमें से पैसा दिया गया, और ये कहा कि जाओ और उस तरह से पहले बात करो, समझो, और उसके बाद उठाओ। ये उनका पूरा बयान था। तो मुझे लगता है कि 10 पुलिस वाले जाएंगे तो 10 पुलिस वाले कम नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आरएसएस के चीफ सर तो सुनिए तो सही, आरएसएस के चीफ है, वो कोई ओसामा बिन लादेन थोड़ी है कि जहां अमेरिका को अपने जो है हवाई जहाज भेजने पड़ेंगे, पूरी फोर्स भेजनी पड़ेगी। आरएसएस देखिएगा, बाद में मुझे मत कहिएगा कि आपने मोहन भागवत को ओसामा बिन लादेन से कंपेयर कर दिया। मैंने नहीं करा। आप बोलिए, आप अपना नैरेटिव चलाइए। आरएसएस के चीफ से आपको ओसामा बिन लादेन क्यों याद आ रहे हैं? वो मैंने कुछ नहीं कहा। आप अपना नैरेटिव चलाइए, वो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। अभी आपको और मौका दूंगा, अपना पूरा नैरेटिव चलाइए। लेकिन मैं कह रहा हूं आरएसएस प्रमुख जो है वो एक बहुत सामान्य से संगठन बड़ा है, लेकिन अगर आपने उनको देखा हो, और उनको तो सिक्योरिटी तो शायद अब मिलनी शुरू हुई है, उसके पहले तो उनको सिक्योरिटी भी नहीं दी जाती थी। आरएसएस के कार्यकर्ता गली में, सड़कों पर आरएसएस के बड़े बड़े लीडर बड़े आराम से घूमते हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि बड़ा लाव लश्कर लेके गाड़ियों का काफिला होता है, ऐसा नहीं होता।
तो अगर आप आरएसएस को नहीं जानते तो समझिए कि वहां पर आरएसएस को, यूपीए सरकार आरएसएस को गिरफ्तार करना, आरएसएस प्रमुख को गिरफ्तार करना 10 लोगों के लिए बहुत है। उसके लिए कोई फोर्स भेजने की, सेना भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आरएसएस को नहीं जानते। मैं आरएसएस के मुख्यालय में भी कई बार होके आया हूं, मुझे पता है वहां किस तरह की चीजें होती हैं और कैसे सुलभ तौर पर ये लोग उपलब्ध होते हैं। बहरहाल तुहिन सिन्हा जी वो कह रहे हैं कि इसमें जांच एजेंसियों की लापरवाही दिखती है और एक मामले में बीजेपी तुरंत कहती है कि वो जा रही है और वो जो है तुरंत जो है इस मामले में 3 दिन के अंदर जो है इसको रिव्यू पिटीशन डाल दिया जाता है और यहाँ पर जो है कोई एक्शन नहीं और सीधे सीधे किए। ये आदमी इतने साल तक कहाँ था? कई सवाल उन्होंने उठाए। आपकी बात तुहिन जी। नमस्ते अशोक जी, सबको नमस्ते। देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं तो 2004 से 2009 के बीच में औसतन जो है 38 से 40 दिन पर बात पूरी हो जाए, एक ब्लास्ट होते थे। ये ड्रामा बंद कराइए, एक बात पूरी हो जाए उसके बाद अपनी बात कहाँ बोलिए। औसत जो है हर 38 से 40 दिन पर एक बड़ा ब्लास्ट होता था और कभी वो गुवाहाटी में होता था, कभी अहमदाबाद में होता था, कभी हैदराबाद में होता था, कभी मालेगांव में होता था। अब दुख की बात यह है कि इसमें एक तरफ जो है पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट था, दूसरी तरफ भारत में उतना ही मजबूत उस वक्त एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, इंडियन मुजाहिदीन। ये दोनों के संबंधों से निरंतर ये ब्लास्ट चले आते थे। अब कांग्रेस पार्टी ने रियलाइज किया, कांग्रेस पार्टी को एहसास हुआ कि वो ये ब्लास्ट नहीं रोक सकती है, तो दूसरा सरल उपाय उसके पास था कि हिंदू भगवा आतंकवाद का नैरेटिव बुनकर वो पूरा नैरेटिव बदल दे। तो 2006 के बाद आप देखिए, कोई भी जो ब्लास्ट हुआ है, कोई भी टेरर अटैक जो हुआ है, उसमें शुरू के स्टेजेस में ही जो इन्वेस्टिगेशन था उससे छेड़छाड़ की गई और उस छेड़छाड़ की वजह से कभी भी हम सही कल्प्रिट्स तक नहीं पहुंच पाए। भले वो जुलाई 11 के 2006 के ब्लास्ट हो मुंबई में, भले वो मक्का मस्जिद के ब्लास्ट हो, भले वो समझौता एक्सप्रेस के ब्लास्ट हो, भले वो मालेगांव के ब्लास्ट हो, लेकिन कम से कम 2 जगहों पर, मालेगांव पर और समझौता एक्सप्रेस के ब्लास्ट में, इन्होंने जानबूझकर ऐसे हिंदूवादी लोगों को पकड़ा जिससे कि पूरा का पूरा जो है वो हिंदू नैरेटिव, वो जो हिंदू टेरर का नैरेटिव हो, वो गढ़ सके भारत की पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। और आज जो खुलासे हुए हैं जिसमें कि श्रद्धेय मोहन भागवत जी को भी अरेस्ट करने को कहा गया था, ये दिखाता है कि किस हद तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है केवल और केवल हिंदू और हिंदू संगठन को बदनाम करने के लिए। लेकिन हम हैरान क्यों हैं? राहुल गांधी खुद के तुलना कर चुके हैं आरएसएस की इस्लामिक ब्रदरहुड से। राहुल गांधी ने क्या किया? मैंने पहले कहा, ओके, आपका समय फिलहाल 2 मिनट पूरा हुआ, मैं आऊंगा। और मैंने पहले ही कहा, आपने शो की शुरुआत में ही कहा, इस पर अचंभित होने की जरूरत नहीं है, पूरा इतिहास है। एक चीज मैं ऐड करूंगा, मैं ये 2 मिनट बर्बाद नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अपने ओपनिंग रिमार्क्स में आपके बगल में बैठे कांग्रेसी जल्दी से कर दीजिए, वो आपकी बात का रिबटल करना चाहते हैं। अपने शुरुआती इंटरवेंशन में बड़े छिछोड़े तरीके से जिस वाक्य में आप श्रद्धेय मोहन भागवत जी का नाम लेते हैं ना, उसमें आप गली का गुंडा नहीं कह सकते। आपने रोका नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये आदत जो है कांग्रेस को सुधारनी पड़ेगी। आप दूर दूर तक तुलना नहीं कर सकते हैं जब आप श्रद्धेय मोहन भागवत जी की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना, अपना तरीका बदलिए जब आप बात कर रहे हो। चलिए, हाँ, अगर मैंने तुलना करी तो मैंने यही कहा कि मोहन भागवत जी बहुत बड़े राजनीतिक और सामाजिक नेता हैं। वो कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है जिसको एक पुलिस वाला या 10 पुलिस वाले उठा सकते। अब आप ढंग से मैं तो बहुत क्लियर भी बोल रहा हूँ कि वो बड़े नेता हैं। मुझे लगता है, एक मिनट, क्या मुद्दा भटका रहे हैं? निखिल जी रुकिए, तो इंजी रुकिए, एक मिनट। मैं कह रहा हूँ वो नहीं है, उसमें भी दिक्कत है। आप क्या चाहते हैं मैं कहूँ कि वो है? रुकिए निखिल जी, विषय एक मिनट, तो इंजी प्लीज, मेरा विषय बड़ा गंभीर है, तो इंजी प्लीज, विषय बड़ा गंभीर है। उनको क्या समझते क्या नहीं समझते वो हम इसको फिलहाल छोड़ते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल जो है, आखिर एक आरएसएस जैसे संगठन को और हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने की जो कोशिश थी, जो साजिश थी, उसका पर्दाफाश होना और लोगों को जानना जरूरी है कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही थी। निखिल जी जल्दी से आपका रिबटल, फिर मैं इस डिबेट में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए अशोक जी, मेरा साफ तौर पे मानना है कोई आतंकवादी ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो केवल चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। देश में ऐसे भी वाकये हुए हैं कि कई लोग जो मुसलमान बन के आतंकवाद के हमले करते हैं उन्हें कन्विक्ट करा गया है। ऐसे भी हुए हैं जिन्हें
क्विट करा गया है। ये ऐसे विषय भी नहीं हुए हैं आज जिसमें का। जो हिंदू निखिल बन जी, के, आज का विषय ही नहीं है। नहीं ये बिल्कुल विषय है। ये विषय ही कई नहीं आज का। व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, नहीं, हिंदू ये- नाम रखते नहीं, हैं, नहीं, वो कन्विक्ट नहीं, हुए ये टेरर विषय केसेस ही नहीं में। है। मैंने कहा कि इस्लामी आतंकवाद होता है, मुस्लिम आतंकवाद होता है। आपने बिल्कुल नहीं कहा। तो फिर हम ये पार्टी हिंदू कहते हैं। आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं गढ़ी क्यों गई, मैं तो गढ़ी नहीं गई? मानता। कितने बयान है, कितने बयान सुनाओ किसी आपको? ने हिंदू नहीं बोला, हिंदू आरएसएस पे सवाल उठाए गए। क्या बात कर रहे हैं? आरएसएस पे अरे सवाल निखिल उठाए जी, गए और ये एक मिनट, और इस देश में अच्छा आप ये बताइए नथुराम गोडसे को आप आतंकवादी मानेंगे या नहीं? नहीं, मैं सुनिए, नथुराम गोडसे को आप आतंकवादी मानेंगे या नहीं? अब आप गलत जा रहे हैं। आपको एक मिनट, हिंदू टेरर किसी ने नहीं बोला। एक मिनट, एक स्टेटमेंट दिखाइए जो हिंदू टेरर बोला। क्या होता है सर? भगवा आतंकवाद हिंदू क्या बोला? होता है? भगवा आतंकवाद सर, क्या होता है? हिंदू बोला। भगवा आतंकवाद क्या होता है? सर, भगवा कौन पहनता है? सर भगवा तो क्या बहुत होता है? लोग पहनते हैं। भगवा कौन होता है? नहीं, भगवा तो कोई भी पहन भगवा सकता है। क्या, भगवा आतंकवाद क्या होता है? सर ओके, सर देखिए, निखिल जी, एक हिंदू मिनट, टेरर एक मिनट, नाम की हटाइए, चीज स्क्रीन से हटाइए। नहीं, मुझे आपने लगा- बोला हिंदू स्क्रीन से टेरर हटाइए, गढ़ा गया, स्क्रीन हिंदू से टेरर हटाइए, कुछ स्क्रीन से नहीं हटाइए, था। सबको स्क्रीन से किसी हटाइए। ने हिंदू सबको टेरर स्क्रीन से नाम नहीं हटाइए, लिया। इनका माइक काटिए, क्योंकि अब ये जो है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत बड़े खुलासे करूंगा आज। ये जो पूरा का पूरा भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद राहुल गांधी ने शब्द इस्तेमाल किया, और मैं बार बार ये दिखा रहा हूं मैं आपको। ये सुशील कुमार शिंदे ने कहा, मुझे भगवा आतंकवाद कांग्रेस पार्टी ने कहा था इस्तेमाल करने के लिए। मैं ऐसे तमाम, और मैं ये देख रहा हूं निखिल जैन 2 दिन से अलग टेलीविजन चैनलों में इस पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आज आकर मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए किसने कहा, ताकि मैं पहले वो बयान सुनवाऊं और आज के मुद्दे पे ना हूं। लेकिन मैं इस ट्रैप में फंसूंगा नहीं। हिंदू आतंकवाद एक बार नहीं, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर, हिंदू आतंकवाद, ये राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया है, ये जो है सुशील कुमार शिंदे ने इस्तेमाल किया है, ये दिग्विजय सिंह ने इस्तेमाल किया है, ये इसके बाद चिदम्बरम ने इस्तेमाल किया। एक नेता नहीं। और छोड़ दीजिए, कल ही मैंने आपको सुनाया था कि कल जो है पृथ्वीराज चौहान ने क्या कहा, कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने कल कहा सनातन आतंकी बोलिए, सनातनी आतंकी। सनातनी क्या होता है बताने की जरूरत है। कल रेणुका चौधरी ने बोला हां हिंदू भी आतंकवादी होते हैं। इन सब के बावजूद अगर आप मुझसे यह प्रमाण लेना चाहते हैं तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप मेरी डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके ट्रैप में नहीं आऊंगा। प्रोफेसर संगीत रागी, प्रोफेसर नहीं, अब आपने अपना टाइम खराब कर दिया, मुझे बाकी गेस्ट के पास जाना है। आपने नहीं, हटाइए स्क्रीन से। मैंने सिर्फ संगीत रागी होंगे स्क्रीन पर, इनका माइक काटिए, सिर्फ संगीत रागी होंगे स्क्रीन पर। मैंने इनको टाइम दिया, इन्होंने टाइम को कहां डिले लेगा, इसलिए अभी मैं नहीं, आगे टाइम दूंगा। प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए अशोक जी, 1990 के दशक से लेकर के 2004 तक, जब तक पहले टाडा था, पोटा था, कौन पकड़े जा रहे थे? मुस्लिम पकड़े जा रहे थे। जितने टेरर बॉम्बिंग हो रहे थे इंडिया के अंदर, वो मुस्लिम पकड़े जा रहे थे। 2001 में 9/11 हुआ, मुस्लिम मजहब से जुड़े हुए लोग, इस्लामिक मजहब से जुड़े हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में बॉम्बिंग हुआ, ब्रिटेन में बॉम्बिंग हुआ, जर्मनी में हुआ, स्पेन में हुआ, फ्रांस में हुआ, मैं कितने देशों में गिनाऊं। और उसी समय भारत के अंदर भी लगातार बॉम्बिंग हो रहा था, भारत के कई शहरों में, जिसका जिक्र शुरुआत में भी आपके पैनल पर एक पैनलिस्ट ने किया। अब हुआ कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सरदर्द हो गया था। उन्होंने एक नैरेटिव दिया कि चूंकि इस्लामिक आतंकवाद एक पॉपुलर टर्म हो गया था, प्रचलित टर्म हो गया था, एस्टैब्लिश टर्म हो गया था, तो उनको लगा कि एक नैरेटिव उन्होंने दिया कि आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता है। अब इसे साबित कैसे करें? क्योंकि लोग तो कह रहे थे कि भाई यहां भी बम उन्हीं लोगों ने फोड़ा, काशी में भी वही बम फोड़ रहे हैं, मालेगांव में वही बम फोड़ रहे हैं, बाकी जगह भी वही फोड़ रहे हैं, दुनिया में हर जगह वही फोड़ रहे हैं। तो एक मजहब जो है टेररिज्म के साथ वो उसका पर्याय बन गया। इसको काउंटर करने के लिए हिंदू टेररिज्म को फैब्रिकेट किया गया और एनआईए के जज ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि साक्ष्य डायरेक्ट एक भी नहीं है। दूसरा जो होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के भी डॉट्स कटे हुए हैं, एक भी साक्ष्य मजबूती से नहीं रख पाया है। और मैं फिर कह रहा हूं, मान लेते हैं कि अभी एनआईए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जिसके प्रभाव में होगी, लेकिन जब महाराष्ट्र एटीएस और केंद्र में सरकार थी, तब भी 9 साल तक आपने कोई चार्जशीट फ्रेम नहीं किया। ये अपने आप में बताता है कि ये पूरी की पूरी स्टोरी कॉन्कॉक्टेड थी, फैब्रिकेटेड थी, मैनिपुलेटेड थी। अब 10 सेकंड और, ऐसा इसलिए है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जड़ें कहीं और हैं।
उनको गाइड विदेशी ताकतें करती हैं। ओके। और भारत के अंदर इस्लामीकरण और क्रिश्चियनाइजेशन जिस बड़े पैमाने पर 2004 और 14 के बीच में हुआ, वह भी एक स्टडी का विषय है। इसलिए भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन था, उसके मुखिया को इम्प्लीकेट करना, उनके नेताओं को इम्प्लीकेट करना, उस संगठन को बदनाम करना, इसके पीछे विदेशी साजिश और उस साजिश को एग्जीक्यूट करने वाला गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के नेता थे। ओके मैं एक मिनट निखिल जी, एक मिनट प्रमाण पे आप मुझे, लेकिन मेरा सिर्फ एक छोटी सी बात कहना है कि देखिए, मैं समय दे रहा हूं, मैं सबको समय दे रहा हूं, लेकिन मेरी डिबेट को डिरेल मत करिए। मुझे उन तथ्यों में, जो मैं पिछले 2 दिन से लगातार दर्शकों को, उन तथ्यों पर फिर से कहने की मुझे मेरा समय ना व्यर्थ करें। आज के विषय पर हम चर्चा करेंगे, मैं समय दूंगा, सबको समय दूंगा, आऊँगा। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद मैंने कहा इस बात को समझिए कि आरएसएस क्यों निशाने पर है, हिंदुत्व क्यों निशाने पर है। मैं आपको कुछ प्रमाण भी दिखाऊंगा और उस प्रमाण से पहले आपको फैक्ट परफेक्ट में बताऊंगा कि दरअसल ये पूरा माजरा क्या है, कि जो है आरएसएस और साथ साथ जो है हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की जी थ्योरी, और ये दोनों कैसे एक दूसरे के पर्याय, इसको समझाऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चौका। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू आतंकवाद बहाना, आरएसएस निशाना। क्योंकि जिस तरह से एटीएस के एक पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने एक बड़ा खुलासा किया, कल ही हमने देखा था मालेगांव के मामले में एक बड़ा फैसला आया था मुंबई कोर्ट का, जिससे जो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, सैफर टेरर का जो एक पूरा का पूरा फेक नैरेटिव गढ़ा गया था, उस थ्योरी का कल पर्दाफाश हो गया। और आज जो है एटीएस के अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया, पूर्व एटीएस के अधिकारी ने, उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा गया था कि मैं आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को गिरफ्तार करूं। अब इसी को समझना जरूरी है कि आखिर ये आरएसएस और हिंदू आतंकवाद को जो एक तरह से जो है टारगेट करा गया, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई और साथ साथ आरएसएस को टारगेट किया गया, इसके बीच संबंध क्या है। इस संबंध को समझने के लिए जरा आइए हम देख लेते हैं फैक्ट पर फैक्ट, आपको समझ आएगा कि ये दोनों कैसे क्यों निशाना है।
सुनिए, तो ये डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस के वर्तमान सरसंघ चालक हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिनको उठाने की बात हुई एटीएस ने, यूपीए सरकार ने किया। ये भी बता दें, इस साल आरएसएस की स्थापना को 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसी साल, जी हाँ, आरएसएस की स्थापना को 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी। और ये जो स्थापना थी, जो उद्देश्य था संघ की स्थापना का, इसका उद्देश्य दरअसल हिंदुओं को एकजुट करना था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार ये मानते थे कि हिंदू बटे, इसलिए भारत जो है गुलाम हो गया। इसलिए उनको लगा कि आजादी के बाद हिंदुओं को एकजुट किया जाए। आजादी के बाद से ही आरएसएस हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन माना गया, और हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन माना गया। और इस बात को भी समझिए कि नेहरू दरअसल हिंदू जो रीति रिवाज थे उनको पूरी तरह से नापसंद करते थे। इस बात के कई प्रमाण हैं। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के विरोध से लेकर ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो नेहरू जो हैं वो हिंदू रीति रिवाज, हिंदू धर्म को लेकर हमेशा एक दूरी बनाकर रखते थे। और नेहरू ने आरएसएस को भी कुचलने की बात कही, और वही नेहरू जो हिंदुत्व से जो है उनको पसंद नहीं था, वही जो है आरएसएस को कुचलने की बात करते हैं। नेहरू की इस परंपरा को आज सोनिया गांधी और राहुल कांग्रेस आगे बढ़ा रहे हैं। वही परंपरा जिसकी नींव 1947 में पड़ गई थी। भगवा आतंकवाद की जो फेक थ्योरी है और इसमें संघ को फंसाना, इसी कड़ी का एक हिस्सा है। जी हां, इसी कड़ी का एक हिस्सा है, उसी नफरत का एक परिणाम है। मुंबई आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश बताना भी इसी कड़ी का हिस्सा है कि मुंबई आतंकवाद को यह बता दिया जाए कि मुंबई ब्लास्ट जो है वो आरएसएस ने करवाया था। और इसके साथ साथ दक्षिण से लेकर अमेरिका तक सनातन का समूल नाश, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व जैसे जो तमाम कार्यक्रम होते हैं वो भी इसी साजिश की कड़ी है। तो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व और साथ साथ जो है सनातन को इरेडिकेट करना और आरएसएस को खत्म करना, ये वो सोच है जो देश की सूडो सेकुलर जो राजनीति है ना, ये उसके आड़े आती है, उसको चुनौती देती है। इसलिए हिंदुत्व को खत्म करो, आरएसएस को खत्म करो, ये पूरा का पूरा थ्योरी सामने है। अब इससे पहले मैं मेहमानों के पास जाऊं, मैं आपको ये बता दूं, मैं जल्दी से बता दूं और ये सभी सुन भी लें। जो मैंने जिस पुस्तक का जिक्र किया, आपको वो पुस्तक जानते हैं ना जिसका मैंने जिक्र किया, 26/11, और इसी साज ये जो हिंदुओं को भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ये किताब जो 26/11 आरएसएस की साजिश, ये उसी का हिस्सा है। इस बात को समझिए, अच्छी तरह से समझिए। और आपको बताऊं, ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक पहली बार में इस किताब की 25,000 प्रतियां छपी। और मैं बता चुका हूं, ये जो आरएसएस की साजिश 26/11 को बताने की जो कोशिश हुई, ये जो किताब लिखी गई, इसके लेखक ने खुद कहा कि मुझे मुंबई आतंकी हमले से जुड़ी जो जानकारियां सरकार ने, यानी कांग्रेस की सरकार ने प्रोवाइड करी, उसी के आधार पर मैंने ये किताब लिखी, जो किताब झूठ का पुलिंदा साबित हुई। ये 788 पेजों की किताब, सुनिए, 788 पेजों की किताब, पहली बार में इसकी 25,000 प्रतियां छापी गई। और इसकी प्रतियां पाकिस्तान के लिए छपी, पाकिस्तान के रेट से छपी कि पाकिस्तान में इतना रेट होगा। इसकी प्रतियां बांग्लादेश के रेट से छपी, इसकी प्रतियां सऊदी अरब के रेट से छपी, इसकी प्रतियां बाकायदा ब्रिटेन और अमेरिका के रेट से छपी। तो इस किताब को पूरी दुनिया में फैलाकर आरएसएस और हिंदुओं को आतंकी बनाना इसकी पूरी की पूरी साजिश थी। और मैं आपको बताऊं, इसकी विषय सूची थोड़ी सी पढ़ता हूं, क्योंकि मेरे पास मामला बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन मैं मेहमानों के पास जाऊंगा। इस पूरी किताब का कच्चा चिट्ठा मेरे पास है। इसकी मैं आपको कुछ बिंदु बता दूं, इसके बिंदु क्या थे। इसकी बिंदु, आप सबसे महत्वपूर्ण बिंदु समझिए। प्रज्ञा और पुरोहित नए नहीं हैं। दहशतगर्दी 1947 से ही आरएसएस का कल्चर रहा है। 26/11 की ये जो आरएसएस की साजिश, इस किताब में लिखा गया कि दहशतगर्दी 1947 से ही आरएसएस से जो है आरएसएस का कल्चर रहा है। और यही बात जो है नेहरू और राहुल गांधी को जोड़ती है। 1993 के अलावा सभी दहशतगर्दी के हमले संघ और मोसाद की साजिश है। ये इस किताब में लिखा है। इस किताब में लिखा है जंग पाकिस्तान से जरूरी है या दहशतगर्दी से, और दहशतगर्दी यानी आरएसएस। इस किताब में लिखा है मालेगांव धमाके में संघ और इंडियन आर्मी का हाथ। इस किताब में लिखा है मुंबई में दहशतगर्दी और मालेगांव की हिंदू दहशतगर्दी के बीच
दरमियान ताल्लुक, हिंदू दहशतगर्दी, ऐसी तमाम चीजें इस किताब को लेकर अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और मैं पहले भी बता चुका हूं, इस किताब में एक चैप्टर यह भी था कि इस हमले में, जो मुंबई आतंकी हमला था, इसमें नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनका भी हाथ था। यह सारे प्रमाण मेरे सामने हैं। और दूसरी तरफ एक बार और बता दूं, ये जो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व का ये जो अमेरिका से लेकर भारत तक में डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, यानी हिंदुओं को डिसमेंटल करना, हिंदुत्व को डिसमेंटल करना, ये जो तमाम जो ये हुए, अब इसमें देखिए, इसकी तस्वीर देखिए, क्योंकि ये सारे लोग मानते हैं कि हिंदुत्व का प्रतीक कौन है, आरएसएस है। अब डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के जो पूरा सम्मेलन था, उसके अंदर किसको उखाड़ रहे हैं? ये आरएसएस की जो निक्कर पहने हुए जो स्वयं सेवक हैं, उनको उखाड़ते हुए दिखाया गया है। यानी आरएसएस और हिंदुत्व इनके लिए एक हैं। इनको हिंदुत्व को खत्म करना है, इसलिए इनको आरएसएस को खत्म करना है, इसलिए इनको डॉक्टर मोहन भागवत को गिरफ्तार करना है। ऋषि शंकर मिश्रा, क्या कहेंगे आप? इतने तथ्य हैं, कहां तक कोई मुंह छुपा सकता है, कहां तक कोई झूठ बोल सकता है? बिल्कुल अशोक जी, मैं आपके बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। देखिए, जमहूरियत के निजाम में इस प्रकार के फैसले, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट के हों, चाहे मालेगांव ब्लास्ट के हों, तो आम आवाम के यकीन जो है धीरे धीरे उठते चले जाएं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। और संघ, जहां तक आरएसएस की बात है अशोक जी, तो आरएसएस जो मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि राष्ट्रवादी संगठन है, लेकिन कई ऐसे तथ्य हैं जो बीजेपी के अप्रोच देखिएगा तो उस पर सवाल उठता है। मैं डिटेल में नहीं जाता हूं, मैं एक दो तीन पॉइंट रखता हूं जिससे आप भी सहमत होंगे, क्योंकि आप विद्वान पत्रकार हैं, तथ्यों को समझते हैं। देखिए, जनवरी 2013 में आरके सिंह का उस बयान को मैं यहाँ पे जरूर रखना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मालेगांव जो ब्लास्ट हुई थी, जिसमें जो ये लोग आरोपी हैं, उनका संघ से कहीं न कहीं कनेक्शन था। और जनवरी 2013 में आरके सिंह होम सेक्रेटरी थे। वही आरके सिंह को बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाती है, केंद्रीय मंत्री बनाती है। बाद में जाके आरके सिंह कहते हैं नहीं, संघ जो है राष्ट्रवादी संगठन है। व्यक्तिगत रूप से ऋषि मिश्रा भी मानते हैं, अशोक श्रीवास्तव मानते हैं कि संघ जो है राष्ट्रवादी संगठन है और इस प्रकार के किसी भी कृत्य में संघ या संघ के नेता इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जो आरके सिंह संघ पे करारा तमाचा मारा, संघ को लेकर इस प्रकार का बयान दिया, आज वो भाजपा के सरताज बने हुए हैं। तो भाजपा क्यों नहीं, आप जो रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं, वो सवाल आरके सिंह से होना चाहिए। नंबर 2, रोहिणी सान्याल का जो बयान है कि उस समय के तत्कालीन एनआईए के अधिकारी जो सुभाष थे, जो उन्होंने उन पे दबाव बनाया कि केस को स्लो डाउन कर दिया जाए, ये सुभाष कौन थे? नंबर 3, जो वो कौन थी बताइए ना, और उनको किसने अपॉइंट किया था? आप आरके सिंह की बात कर रहे हैं, तो जो नाम आप ले रहे हैं वो भी बता दीजिए, उनको किसने अपॉइंट किया था, ये बता दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, 2013 में यूपीए की सरकार थी, यूपीए सरकार ने अपॉइंट किया था। और उनके तमाम बयान आप देख लीजिए जो उन्होंने दिए। उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी बताने के लिए बाकायदा जो है ऐसे कई बयान है उनके, मैं उन बयानों में नहीं जाना चाहता। जो हिंदुओं से नफरत करेगा वो तो कहेगा ही, वो तो ये करेगा ही। देखिए, हिंदू होने पे हर एक व्यक्ति को गर्व है, और मैं कांग्रेस को तो नहीं है सर, संगठन मानता हूं। ऋषि शंकर मिश्रा, कांग्रेस को तो नहीं है हिंदू होने पे गर्व। किसी कांग्रेसी से सुना है? किसी कांग्रेसी से सुना है गर्व से कहो हम हिंदू हैं? तो कांग्रेस पूरा हिंदुस्तान नहीं है ना? नहीं, तो फिर ये मत कहिए कि हिंदू होने पे, तो ये मत कहिए हिंदू होने पे सबको गर्व है, ये कहिए कांग्रेस को छोड़कर हिंदू होने पे सबको गर्व है। सर देखिए, यह पिन पॉइंट सवाल भाजपा से है कि जिस व्यक्ति ने संघ के कैरेक्टर को डिमोलाइज किया, उसको आपने केंद्रीय मंत्री बनाया। नंबर 3, ओके, सवाल ठीक है, तो इन सिन्हा का जवाब देंगे। ठीक है, ये सवाल और है मेरा, एक सवाल ले लो, फिर मैं आपका अगला सवाल में दूसरी बारी में आऊंगा। तो इन सिन्हा रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं आता हूं। संगीत रागी जी आऊंगा, 1 मिनट इस सवाल का जवाब हो जाए, ब्रेक के बाद फिर मैं आऊंगा। तो इन जी इस सवाल का जवाब दीजिए, आरके सिन्हा को लेकर जो सवाल पूछा जा रहा है। आरके सिंह जी हाँ, सॉरी, आरके सिंह। उस वक्त जो पॉलिटिकल बॉसेस थे, निर्णय उनका होता था। वो एक ब्यूरोक्रेट थे, कई ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो आदेश का पालन कर रहे थे, नहीं करना चाहिए था शायद आंख मूंद कर। लेकिन ये पूरी गंदगी जो है वहां उस समय की यूपीए की ईरा की जो शीर्ष नेतृत्व है वहां से आ रही थी। आप देखिए, आप मार्क करिए 2008-2009 तक
सारी चीजें जो है बहुत सिंक्रोनाइज्ड, एक बहुत ही मिले जुले तौर पर हो रही थी। अगर विकीलीक्स की माने तो उसी वक्त जो है 2008 के लगभग जो है यूएस एम्बेसडर को राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू एक्सट्रीमिज्म जो है वो एलईटी से ज्यादा बड़ा खतरा है। 2010 जुलाई में डीजीपी का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें चिदम्बरम जी ने ये शब्द का प्रयोग किया था, सैफरन टेरर का। उसके बाद सुशील कुमार शिंदे जी की बेटी अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा मानती है। तो ये प्रवृत्ति उस वक्त की शीर्ष नेतृत्व की थी, यूपीए की नेतृत्व की थी। हाँ, ये आप जो है आज की तारीख में जो ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल थे, निश्चित तौर पर जो है उन पर भी सवाल उठेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी की पूरी जब शीर्ष नेतृत्व ही करप्ट थी, पूरी की पूरी शीर्ष नेतृत्व ही हिंदू विरोधी थी, तो कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा सा रियायत देना पड़ेगा उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स। ओके, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं और उसके बाद प्रोफेसर संगीत रागी और निखिल जैन आप दोनों के पास आऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हिंदू आतंकवाद के बहाने आरएसएस पे लगे निशाने, इसको हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। मम्मी भूख लगी, ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आप देख रहे हैं हिंदू आतंकवाद का बहाना, आरएसएस निशाना, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। तुहिन सिन्हा बीजेपी से, निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, ऋषि शंकर मिश्रा पत्रकार हैं। चारों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इससे पहले मैं निखिल जैन आपके पास हूँ, एक छोटा सा सवाल लेकर मैं संगीत रागी जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि हमने दर्शकों, जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, आम लोग हैं, उनकी आवाज़ को भी 2 टूक में शामिल करने का निर्णय लिया है। हम जनमन की बात में लगातार दिखाते हैं लोग इस विषय पर लेकर क्या सोच रहे हैं और उनके सवाल भी लेते हैं। आज जो मेरे पास सवाल आया है वो सवाल मैं चाहता हूं आप ही से पूछूं। निशांत जी हैं पुणे से, उन्होंने जो सवाल भेजा है, निशांत जी पुणे से पूछ रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को वोट देने वाले हिंदुओं को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए इस पूरे प्रकरण से। फिर उन्होंने पूछा कि अगर मोदी सरकार ना 2014 में आती तो क्या मालेगांव का सच इस देश के सामने आ पाता? देखिए अशोक जी, मालेगांव का सच तो नहीं आता, इससे और भी ज्यादा बड़ी से बड़ी घटनाएं घटनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ, हिंदू संगठनों के खिलाफ, और इसकी पूरी तैयारी चल रही थी। लेकिन एक चीज समझिए, आरएसएस को क्यों टारगेट किया जाता है।
हिंदुत्व इस देश का प्राण है। हिंदुत्व और भारतीय राष्ट्रवाद एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के संपूरक नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके खिलाफ जितने भी विदेशी ताकतें हैं, विदेशी साजिश है, उनके खिलाफ दीवार की तरह काम करती है। उन्होंने हिंदुओं का संगठन यदि नहीं हो, यदि हिंदू समाज संगठित नहीं रहे, तो इस देश पे विभाजन होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस देश में अव्यवस्था से कोई नहीं रोक सकता है। और यही विदेशियों की साजिश है। इस देश का इस्लामाइजेशन, इस देश का क्रिश्चियनाइजेशन, पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका कन्वर्ट हो गया है। जितने भी बॉर्डर इलाके हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए, ये सारे के सारे इतना बड़ा आपको कन्वर्जन हुआ है। आंध्र प्रदेश के अंदर इतना बड़ा कन्वर्जन हुआ है। ईस्ट कोस्ट रोड पर तमिलनाडु में इतने बड़े रोहिंग्या आकर के बस गए हैं। ये सारी चीजें उसी यूपीए सरकार के दरमियान हुई है। तो इनके खिलाफ लड़ने वाली कौन सी ताकत है? एक अकेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी अनुसांगिक संस्थाएं जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद को आगे रख करके सब काम कर रही होती हैं। इनको तोड़ने का काम कौन करेगा? विदेशी ताकतें। और भारत के अंदर वो उनका एजेंट बन के कौन काम कर रहा है? आज की कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को टारगेट किया गया। निखिल जैन, सीधी सी बात है कि आरएसएस को इसलिए टारगेट किया गया, ये तमाम चीजें, और इसमें कोई दो राय नहीं कि नेहरू जी ने कहा था मैं आरएसएस को कुचल दूंगा, और राहुल गांधी ये कहते हैं कि आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो एक जैसे संगठन है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है। देखिए, सबसे पहले तो अशोक जी, कुछ समय पहले शो में एक चीज़ कही गई कि नेहरू जी हिंदू रीतियों को नापसंद करते थे। मैं इस पर तथ्य रखना चाहूँगा। उन्होंने 1936 में अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बहुत अच्छे से बोला कि आई एम अ हिंदू एंड आई बिलोंग टू द कल्चर दैट इज प्रपाउंडेड बाय हिंदुइज्म। उन्होंने अपनी लास्ट विल में, अपनी वसीयत में ये लिखा था कि मेरी अर्थियों को गंगा नदी में बहाया जाए इलाहाबाद के पास। और नेहरू जी, हाँ, कुछ डोगमेटिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं, जो कुरीतियां हैं समाज की, उनमें जरूर विश्वास नहीं रखते थे। जैसे आप भी नहीं रखते, मैं भी नहीं रखता। हम में से आज कोई भी चाइल्ड मैरिज की बात नहीं करना चाहेगा, सती की बात नहीं करना चाहेगा। लेकिन हिंदू धर्म की जो गौरवशाली चीजें हैं, उन सबको हम सारे के सारे समर्थन में हैं। जैसे ही मैं उस पे आ जाता हूँ सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। लेकिन नेहरू जी का उस पे जो मत था वो यह था कि देश के एक धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देश में, सेक्युलर देश में जो प्रेसिडेंट हैं, उन्हें इन हिज कैपेसिटी एज प्रेसिडेंट नहीं जाना चाहिए। और यही उन्होंने अपने पत्र में लिखा था राजेंद्र प्रसाद जी को कि आप इंडिविजुअल रूप में जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देश के राष्ट्रपति बन के मत जाइएगा। और ये भी एक ये भी तथ्य है कि उन्हीं राजेंद्र प्रसाद ने, वो क्यों नहीं गए? और उन्हीं राजेंद्र, वो क्यों नहीं गए? क्योंकि वो उनका ये मानना था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, बतौर प्राइम मिनिस्टर अगर मैं एक मंदिर के उद्घाटन में दिखूं या मस्जिद के उद्घाटन में दिखूं तो वो देश में, एक बनते देश में एक गलत सिग्नल डालेगा। वो नहीं गए उसके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने योगा को आगे नहीं बढ़ाया, वो हिंदू नहीं थे, उनकी लास्ट राइट्स हिंदुओं की तरह नहीं हुए। दूसरे मुद्दे पे आते हुए कि कई लोग कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म बिल्कुल सेम है। मैं इसमें सिर्फ मोहन भागवत जी की खुद की स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा। वो कहते हैं हिंदुइज्म इज अ ग्रेट रिलीजन, टॉलरेंट एंड प्लूरल। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा धर्म है, टॉलरेंट है, प्लूरल है। हिंदुत्व सॉरी उन्होंने कहा हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हिंदुइज्म। मैंने गलती से थरूर साहब की स्टेटमेंट पहले पढ़ दी थी। खैर, वो भी आजकल तो थरूर साहब भी बहुत प्रिय हैं। आजकल तो थरूर साहब भी बहुत प्रिय हैं। आपको बता दूं, मैं आपको आपने जो जिक्र किया, वो खुद कहते हैं कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आपने जो नेहरू जी का जिक्र किया, मैं आपको ये भी बता दूं, एक विदेशी राजनयिक जो है, उन्होंने भारत में आकर कहा कि उन्हें हिंदू जो रीति है, हिंदू संस्कृति है, उससे बड़ा प्यार है, उनको बड़ी अच्छी लगती है। तो नेहरू जी का जवाब था, आपको अच्छी लगती है, मैं तो इनको खत्म कर देना चाहता हूँ। ये नेहरू जी का मुझे नहीं लगता इसका शायद हमें प्रमाण मिल पाएगा। नहीं, बस लास्ट चीज जो अशोक जी, जो मैं आपको एक तथ्य रखना चाह रहा हूँ। आप विषय एक मिनट, संगीत रागे जी रिस्पॉन्ड कर दे सर, टाइम। मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ। आपने शायद सुना होगा वेरियर एल्विन का नाम। वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हुआ करते थे और क्रिश्चियन मिशनरी के तौर पर ही एक्टिविस्ट भी थे, बड़े स्कॉलर भी थे। नागालैंड में हिंदू साधु संतों को जाने की मनाही थी और ये कॉन्ट्रैक्ट पंडित नेहरू ने मिशनरियों के साथ किया था। वहां पर उस समय 17% क्रिश्चियन जनसंख्या थी, आज 97% है। पूरा नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियनाइज नेहरू जी की देन है। और मैंने इसीलिए कहा, इस देश के विभाजन के बावजूद
गांधी नेहरू परिवार ने भारत का आंशिक इस्लामीकरण और आंशिक क्रिश्चियनाइजेशन किया है, जो देश के खिलाफ है, देश के हितों के खिलाफ है। आज नॉर्थ ईस्ट में यदि वायलेंस है तो उसमें बैप्टिस्ट चर्च की बहुत बड़ी भूमिका है। आपने सुना शायद नहीं होगा कि मिजोरम का मुख्यमंत्री अमेरिका में जाकर के क्या क्या बोल करके आया है। वो स्वतंत्र देश के तौर पर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। तो ये मानसिकता ऐसी है जिसको समझने की आवश्यकता है। और एक दर्शक ने बहुत अच्छा कहा है, जो कोई हिंदू है वो कांग्रेस को वोट देने से पहले 10 बार सोचे। कांग्रेस देश को बर्बाद करने वाला ये गांधी परिवार, उससे कम हिंदू सचेत रहे, नहीं तो हिंदू अस्मिता मिट जाएगी। ये आप मेरी तस्वीर दिखा रहे हैं? नहीं, ये किसी और के लिए पहले बनाया था, पर बस लाइज लिखना था। पत्रकार है, चश्मा है, सब कुछ है, तो सर मुझे इतने यंग तो नहीं है अशोक जी, इतने यंग नहीं है, इतने यंग नहीं हो, लेकिन मुझे लगा मेरी चलिए मजाक से हटके संगीत त्यागी जी का मैं जवाब। पर मैं एक बात छोटी सी कह दूं, देखो मुझे नहीं पता ये पत्रकारों को गोदी मीडिया, पत्रकारों को जो है इस तरह की बात करते हैं, पत्रकार गोदी मीडिया है, ये जो है झूठ बोलते हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूं, मैं हर चीज जो है ना तथ्यों के साथ लाता हूं, कागजों के साथ लाता हूं, तो इसलिए जो है मैं हर चीज सारे आपको नहीं वो संगीत रागी के लिए नहीं, मैं संगीत रागी मैं आपको ये बता रहा हूं जो मैंने। और एक चीज मैं जल्दी से बता दूं, फिर तुहिन जी आपके पास आता हूं। सर मेरे पास भी आना, मैं आ रहा हूं, उसके बाद तुहिन जी, फिर उसके बाद आप। मैं बता दूं, ये मैंने 2 आपको जानकारियां नहीं दी, वो भी जानकारियां दे दूं। जो 26/11 हिंदू RSS की साजिश है ना, इस किताब का जो लेखक है, ये 2008 में मुंबई आतंकी हमला हुआ, 2009 में ये व्यक्ति जो है, इसका लेखक जो है, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अमेरिका के दौरे पर जाता है, उनके विशेष विमान में। ये जानकारी भी आपको दिलचस्प लगी कि जो आदमी प्रधानमंत्री के विशेष विमान में जाता है और ये किताब लिखता है। और दूसरी, ये जो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व है ना, इसके कई लोग हैं इसमें, जो लोग ऑर्गेनाइजर थे। इसमें एक नंदिनी सुंदर भी हैं। नंदिनी सुंदर मुझे बताने की जरूरत नहीं कौन है, आजकल एक वायर द लायर करके एक वेबसाइट है, और वो है एक अमेरिकी पत्रकार जो अमेरिकी मूल के हैं या भारतीय मूल के हैं, अभी ये कन्फ्यूज़न है। वो जो है उनकी पत्नी है ये नंदिनी सुंदर, और ये डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, तो वायर द लायर, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, कांग्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो इन सिन्हा जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि ये देखिए साजिश बहुत बड़ी है, ये सब सामने आ रहा है, पर सवाल ये है कि साजिश के सारे सूत्र जो हैं, इसकी तह तक जाना बड़ा ज़रूरी है। क्या इसकी जाँच होगी? जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, क्या उनको सजा होगी? बहुत सारे लोग आज ये भी सवाल कर रहे हैं, प्रीति पांडे जी ने सवाल किया कि क्या परमवीर सिंह जो है जेल जाएगा। इसी तरह से कई और लोग सवाल कर रहे हैं, क्या चिदम्बरम को जेल नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों के लिए? नहीं, बिल्कुल एक नए सिरे से जो है जांच की आवश्यकता, और मुझे लगता है कि सरकार जो है दोबारा से जांच के दरवाजे खोलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से, जो मैंने कहा, एक ही ऐसा ब्लास्ट नहीं है। देखिए 2006 ब्लास्ट के बारे में भी आपको पता है कि कितना मुश्किल हुआ था हमें कन्विक्शन पाना उन लोगों के लिए। एक मिनट बताइएगा। में मकोका कोर्ट में भी हमने कन्विक्शन पाया उनके लिए, लेकिन अंततः जो शुरुआती स्टेज में 2006 के बाद हर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसको या तो आप इनकी नाकामी कहिए या इनका जो है इनकी फितरत कहिए, जहां जानबूझकर ये असल कल्प्रिट को, असल गुनहगारों को छोड़ना चाहते थे और गलत लोगों को फंसाना चाहते थे। और 2 ब्लास्ट में तो बहुत खुले तौर पर इन्होंने हिंदुओं को और हिंदू संगठनों को फंसाने का काम किया। लेकिन बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर इनकी क्या विवशता थी? क्या पाकिस्तान के आगे ये इतना कमजोर थे कि पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं? तो अपने जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जिनके आधार पर ये देश कायम है, हिंदुओं को ही प्रताड़ित करना शुरू कर दे। और ये दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता, कि जिस थाली में कांग्रेस खाती थी उसी में छेद करती थी, और आज भी इनकी मानसिकता बदली नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मानसिकता आपने देखी है, जिस प्रकार से पाकिस्तान का लाइन राहुल गांधी ने लिया है, ये उसी का एक्सटेंशन है। ये वही एंटी हिंदू और ये इंडिया माइंडसेट जो है, जो तब से चला रहा था, जब ये सरकार में थे तो कुछ और अधिक कर पाते थे, अब बस इतना कर पाते हैं, का प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बता। ओके, छोटा सा ब्रेक लेना, फिर निकलिए सीधा ब्रेक के बाद आपके पास। और देखते रहिए 2 टूक, अभी कहीं मत जाइए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति,
फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। तो चलिए, हिंदू आतंकवाद बहाना और आरएसएस निशाना, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बोलिए निखिल जी। जल्दी से मैं तथ्य रख देता हूँ अशोक जी, क्योंकि हम सारे तथ्यों पे बात करना चाहते हैं। पहली बात तो संगीत रागी जी ने जो कहा कि नेहरू जी ने नागालैंड में हिंदू सेंट्स को जाने से मना करा था, इसका कोई तथ्य नहीं है तो वो ट्विटर पे डाल दें। अभी हम डिबेट पे बहस करेंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुहिन सिन्हा जी ने एक बात कही कि कोई भी 2006 के बाद टेरर अटैक में कन्विक्शंस नहीं होता। ये बिल्कुल ही तथ्यात्मक रूप पे गलत है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट 2008, दिल्ली बाटला हाउस एनकाउंटर 2008, जर्मन बेकरी 2010, पुणे में जो भी ये सारे ब्लास्ट हुए इन सब में कन्विक्शंस हुई हैं टेररिस्ट की। बाकी अजमेर ब्लास्ट की भी मेरे पास एक पड़ी है, और एक ये भी है मालेगांव में आपने कहा है। जल्दी से एक जानकारी ले लेता हूं, फिर मैं ऋषि शंकर जल्दी से। नहीं, मुझे एक मेन ये स्टैट दिखाने दीजिए प्लीज। शुरुआत से, क्योंकि आपने जो बिंदु बोला मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, आपने कहा 2008 को लेकर मालेगांव में, आपने कहा ये लोग नहीं तो कौन लोग थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं 2008 से पहले 2006 में मालेगांव में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो ब्लास्ट करने वाले थे वो कहां गए, ये आप जानते हैं? जानकारी है? 2006 के ब्लास्ट में भी एक्विट हो गए सारे। मेरा यही तो प्रॉब्लम है। तो कौन लोग कैसे वो वहां 12 लोगों को अक्यूज बनाया गया था, यहाँ 5-6 थे। कौन लोग थे? मैं धर्म नहीं बताऊंगा अगर आप धर्म पे जा रहे हैं। धर्म नहीं पूछ रहा ना, मैंने अभी तक धर्म बोला। मैं तो संगठन के मैं बताता हूँ, वो सारे सिमी के लोग थे, आतंकवादी तो मैं वही कह रहा हूँ, सरकार की विफलता है। जिनका सारा ट्रायल पूरा होने के बाद, पकड़े जाने के बाद उनको छोड़ दिया गया। और इसी मामले में 2008 का जो मामला था, उसी में जो है एक बार फिर से हिंदू संगठनों को, तो पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। नहीं, वो तो अभी एक्विट हुए हैं, 10 दिन पहले एक्विट हुए के लोगों को। नहीं, 10 दिन पहले 2008 की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, 2008 मैं उसकी बात नहीं, मैं मालेगांव बम धमाके की बात कर रहा हूं, मैं मुंबई आतंकी हमले की। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टेररिज्म पे मैं स्टैट्स देना चाहता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आतंकवाद पे हम बात करते आए हैं अभी तक। देखिए, बात ऐसी है कि अगर आप आंकड़ों को देखें, सिविलियन डेथ्स के आंकड़े देखें, आम नागरिक की आंकड़े, 2001 से लेकर 2025 तक सबसे ज्यादा सिविलियन डेथ्स अगर टेरर इंसिडेंट्स के चलते इस देश में कभी हुई हैं तो वो 2001 में 1024 हुई थी। और उसके बाद से लेकर 2014 तक, पहले अटल जी की सरकार रही, फिर यूपीए की रही, हर साल करते करते ये नंबर रिड्यूस होता चला गया। 3 साल के लिए थोड़ा सा बढ़ा और फिर वापस 2016-17 से गिरा। और एक बार मैं नंबर बता दूं, 2001 में 1024 लोग मारे गए, 2004 में 437, 2004 में 437, सर 2009 का नंबर बता दीजिए। 2009 में 53, 2014 में 28, लेकिन 2018 में 86। एक मिनट आ रहा हूं मैं, जगह बहुत संक्षेप में, समय बहुत। ऋषि शंकर मिश्रा जल्दी से 30 सेकंड मैं आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए सर। एक सवाल तो मेरा एटीएस अधिकारी को लेकर था कि यदि परमवीर साहब अभी हैं, वर्किंग में हैं, तो उनको बुला के पूछताछ होनी चाहिए कि क्या वो ऐसे मामले में इन्वॉल्व थे जिसमें आरएसएस पर प्रमुख को गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे, क्योंकि उस अधिकारी ने उस परमवीर जी का नाम लिया है। दूसरा सवाल मेरा कांग्रेस से है कि कांग्रेस के नेता ऐसे क्यों बयान देते हैं, जैसे लगता है जैसे आपको सिर्फ मुसलमान ही वोट करता हो, हिंदू वोट नहीं करता हो। हिंदू टेरर या ये सेफ्रॉन टेरर की जैसी जो बातें आपके जो प्रमुख नेता करते हैं, और ये तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, कुल्हाड़ी अपने पैर पे नहीं मार रहे ऋषि जी बयान आए हैं ऋषि जी, उसका पूरी की पूरा उनका दिमाग, उनकी सोच कहां, मैं अभी बताऊंगा जल्दी से। तुहिन सिन्हा जी 30 सेकंड। नहीं, देखिए, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कल जिस प्रकार से जब राहुल गांधी आए पार्लियामेंट के बाहर, तो उनको नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए थी। उल्टे जो है एक बार फिर भारत को बदनाम करने का काम किया। आपने देखा किस तरह जो है वो ट्रंप की भाषा बोलने लगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है इनके अंदर ईमानदारी की आवश्यकता है, थोड़ा सा शर्म की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से अभी भी जो है इस कांग्रेस को अगर कभी भारत में जो है पावर में आने के करीब भी होना है, इनको हिंदुओं समक्ष प्रायश्चित करना है। अगर एक ट्रायल कोर्ट के एक्विटल पे माफी मांगनी होती है तो क्या ये प्रोफेसर साईं बाबा से माफी मांगेंगे? माफ कीजिएगा, संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी 30 सेकंड जल्दी से। बस एक ही डेटा देना चाहता हूं कि 2004 से 2014 के बीच 7,217 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से 2,224 इंसिडेंट हुए। 2,200 मैं बताता हूं, अभी रुकिए, बोलने दीजिए फिर बता रहा हूं। 81% गिरावट आई है
जो है वो वायलेंस के अंदर वे victim को लेकर ओके चलिए निखिल जी एक जानकारी भी मैं जरूर देना ओके अब मैं जल्दी से संक्षेप में एक बात कह दूं। निखिल जी आप कह रहे हैं झूठ है, मैं आपको ये बोल रहा हूं, जरा कांग्रेस पार्टी के आप सलाहकार भी हैं, जरा उनको बोलिए कि ये आंकड़ा संसद में रखा है तेजस्वी सूर्या ने। आप जाइए तो संसद में झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो आप जाइए ना, हमें शर्मा नहीं चाहिए। संसद में किसी ने, जब संसद में वो बोल रहे थे तो किसी ने काउंटर नहीं किया क्योंकि उनके पास डेटा नहीं था। लेकिन मैं जल्दी से अंत में ये बता दूं, मैं जल्दी से एक बात बता दूं, तो भाई आपसे आपकी सेवाएं कांग्रेस लेती नहीं तो फिर क्या करे, और कांग्रेस विशेषाधिकार आनंद ले आए ना अगर आंकड़ा झूठा है तो। मैं एक बात बता दूं, देखिए इस दिमाग का, ये जो कांग्रेस के जो दिमाग है, राहुल प्रियंका, इनके दिमाग को पढ़ना हो तो इससे पढ़िए। ये जो किताब थी 26/11 RSS 26/11, ये RSS ये कांग्रेस के इशारे पर लिखवाई गई थी। ये मैं इसके राइटर की बात करके बता रहा हूं। उसने कहा मुझे जो कुछ तथ्य दिए गए मैंने लिखा, और इस किताब में जानते हैं क्या लिखा है? इस किताब में एक पेज नंबर 190 पे लिखा है RSS और इजराइल, ध्यान से सुनिएगा, पेज नंबर 190 पे, RSS और इजराइल भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, इसलिए जब इजराइल आतंकवादियों को मारता है तो उन आतंकवादियों के पक्ष में प्रियंका गांधी वाड्रा झोला लेकर संसद जाती है। इस माइंडसेट को समझिए। ये किताब लिखने के पीछे माइंडसेट, इजराइल, मोसाद और हिंदुत्व और संघ, इन सब से नफरत जो है वो कांग्रेस की पूरी एक माइंडसेट है उसके डीएनए में, और इसीलिए जो ये सारी की सारी साजिश रची गई। बहरहाल आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।